हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री ज्ञान में और केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि सर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया के कुछ अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर देखा था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि अभिक्रियाएं शून्य कोटि अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोटि की परिभाषा क्या होती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातांक पदों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? शून्य कोटि की अभिक्रिया की। तो इसके घातांक पदों का योग या घातांकों का योग कितना रहेगा? शून्य रहेगा। वो क्या कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया आप किसे कहोगे, तो आप बोलोगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या हो समानुपाती होता है, वह क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब घातांक पदों का योग क्या होगा? उसके शून्य होगा और अभिक्रिया वेग के क्या होगा? वो समानुपाती होगा। जैसे अगर अपन एक सिंपल सा एक सामान्य अभिक्रिया लेके चले, एक सामान्य अभिक्रिया, और इस सामान्य अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं देखना, हमारे पास रिएक्टेंट है R, वो किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, P में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अपन ये बोल रहे हैं कि इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर अपन लगा देते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है? किसने दिया? गुलबर्ग वागे नियम भी बोल सकते हैं। और अपन क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होता है। अब समानुपाती तो होता है सर, लेकिन घातांक का योग कितना रहेगा इसका? 0। तभी तो क्या होगी? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। जैसे मैं अगर इसका अभिक्रिया का वेग लिखूं तो मैं इसको अभिक्रिया वेग क्या लिख सकता हूं? समानुपाती R। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। क्या होगा? इसके घातांक का योग क्या होगा? घात क्या होगी इसकी? 0। अब क्या हो गई? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अपन इस अभिक्रिया के वेग को दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो क्या मैं अभिक्रिया के वेग को dR/dt लिख सकता हूं और समानुपाती R की पावर 0 कर सकता हूं। क्या ये सही है? कईयों के दिमाग में आएगा जी सर सही है, कईयों के दिमाग में आएगा सर सही तो है, लेकिन यहां पे अपन किसके लिए ले रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं, अभिकारक के लिए यूज में ले रहे हैं इसको। तो साइन क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव साइन आएगा। ये गलती मत कर देना। कई बच्चे कर देते हैं फिर बोलते हैं कि सर हमारा तो सही था, तो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस समानुपाती को हटाऊंगा तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा और उस नियतांक को अपन क्या लिखेंगे? बराबर में लिख देता हूं बेटा, क्या? K R की पावर 0। अब मैंने ये K लिखा है, K क्या है? यहाँ पे समानुपाती नियतांक है। और यहाँ पे अब अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके नीचे में लगा देता हूँ 0। तो ये क्या हो गया? K नोट हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? K नोट क्या होता है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है? वेग स्थिरांक है। क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो अपन ने क्या किया? हमने एक सामान्य समीकरण ली और इस सामान्य समीकरण में हमने क्या किया? रिएक्टेंट था वो चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, जिसमें हमने क्या किया? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाया। तो अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग कितना होना चाहिए, या घातांक क्या होनी चाहिए उसकी, 0 होनी चाहिए, तभी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया आएगी। और यहाँ पे अपन इसको इसके रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस साइन क्यों लगाया, पता चल गया। अब अपन बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे अपन बोलते हैं K0, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान देना, यहां पे किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है, एक माना जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा, के नोट। अरे क्या आ जाएगा, के नोट। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 1। ये क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1। ध्यान देना इसमें, अपन इस समीकरण 1 को क्या बोलते हैं, समीकरण 1 को अवकलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलित समीकरण या अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ध्यान देना, आगे के जो पॉइंट आएगा उसमें ध्यान दो कि अपन ने यहां तक काम कर दिया कि ये सर जिसकी भी पावर 0 होती है उसके लिए अपन इकाई मानते हैं, हो गया हमारा। अगर मैं इस समीकरण 1 को पुनर्विन्यासित करूं, क्या करूं, पुनर्विन्यास करूं इसका, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 को पुनर्विन्यासित करने पर तो क्या होगा, ध्यान देना इस पॉइंट पे, बड़ा काम का पॉइंट है। यहां पे मैं इस dr को तो ऐसा का ऐसा रखता हूं। अब आप बोलोगे सर माइनस साइन, तो मैं बताता हूं, और dt होता है, इस dt के साथ में इसको लेके जाता हूं और ये माइनस साइन इसी के साथ, तो क्या आ जाएगा, k नोट dt। ये पॉइंट आपको देखो ध्यान देना, ये माइनस साइन है, इसको अपन पुनर्विन्यासित करते तो ये dr तो ऐसा कैसा, और माइनस k नोट dt आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं इसको समीकरण नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, समीकरण नंबर 2। अगर अपन समीकरण 2 का समाकलन करें, समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो क्या होगा, बताइए, सोचो। समीकरण जब 2 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन dr, ये माइनस है, ये के नोट है, ये एक स्थिरांक है तो इसका समाकलन होगा नहीं, और dt का समाकलन, तो हमारे पास dr का समाकलन क्या आ जाएगा, r, के नोट ऐसा का ऐसा, t प्लस में c। ये c क्या होता है, c यहां पे है समाकलन स्थिरांक। क्या है, समाकलन स्थिरांक। अपन इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। ध्यान दो, क्या क्या कुछ नहीं है बेटा, जितना ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी सा काम है। अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास इस समीकरण 30 को पुनर्विन्यासित किया, और पुनर्विन्यासित करने के बाद में अपन ने क्या किया, इस समीकरण का समाकलन कर दिया। समाकलन किस प्रकार से किया, सर dr, ये सर स्थिरांक था, ये सर dt का समाकलन किया, dr का समाकलन r हो गया, k नोट ऐसा का ऐसा, और t का समाकलन क्या हो गया, dt का समाकलन t हो गया। और अपन जब भी समाकलन करते हैं तो हमारे पास एक स्थिरांक आता है जिसको अपन c से लिखते हैं। आपकी बुक में इसको i से लिखा गया है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर अपन बात करें तो अपन अधिकतर उसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है, समाकलन स्थिरांक को। आपकी एनसीईआरटी की बुक में उसको i से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो वो कहीं देखो ना, वो तो बता दियो, ऐसा नहीं है, गलत नहीं बताया सर ने, गलत बता दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो देखो ध्यान दो, यहां पे हमारे पास ये आ गया कि सर r बराबर माइनस के नोट t प्लस सी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि सर इस समीकरण में प्रारंभ में क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में, ध्यान दो, प्रारंभ में यानी t बराबर 0 पर क्या होगा, जो अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है यानी r होगी, r वो किसके बराबर होगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता यानी r नोट के। यहां पे ये r नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता को। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है शेष सांद्रता को। अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको। तो आपको क्या बोल रहा हूं कि प्रारंभ में t बराबर 0 और r बराबर r नोट, तो मैं क्या बोलता हूं, r व t
t का मान समीकरण 3 में रखने पे, और जब 3 में रखेंगे तो क्या होगा बताइए, सोचो। r की जगह क्या लूंगा मैं, r नोट माइनस k नोट, t की जगह क्या लूंगा 0 प्लस c। तो हमारे पास c का मान क्या आ गया, r नोट। अरे आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं समीकरण 3 में c का मान रख दूं, अब समीकरण 3 में c का मान रखने पर हमारे पास c का मान आ गया, और ये c का मान अपन क्या कर देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा r ऐसा का ऐसा बराबर माइनस k नोट t प्लस में क्या आ गया r नोट। अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक सिंपल सा काम करते हैं कि सर इस r नोट को इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, r माइनस r नोट बराबर माइनस k नोट t। ये हमारे पास एक समीकरण आई, ठीक है। अगर ये जो समीकरण थी, इस समीकरण में अगर अपन इसको माइनस से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, नेगेटिव से अगर इसको गुणा कर दें, तो क्या होगा, समझो तो क्या होगा। तो देखो इसको अगर नेगेटिव से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आर नोट, ये माइनस ऐसा का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के नोट टी हो जाएगा। तो ये अगर देखो ये माइनस आर था, ये प्लस का आर नोट है, तो मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, आर नोट माइनस आर नहीं आ जाएगा क्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आर नोट माइनस आर लिख सकते हैं। बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस था ये तो हट गया, क्या आ गया, के नोट टी आ गया। ठीक, यहां पे के नोट क्या हो जाएगा, यहां पर के नोट क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा नीचे लिखिए, यहां पर के नोट बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 4। और अपन समीकरण 4 को शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समीकरण 4 को शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। तो आप इस चीज को समझो आगे। अभी मैंने एक बात बोली थी कि यहां पे जो R होता है वो क्या है और R नोट क्या है। ये R तो हमारा होता है सर, R नोट तो होता है प्रारंभिक सांद्रता। क्या होती है, R नोट तो प्रारंभिक सांद्रता। R क्या होता है, शेष सांद्रता। अब आप इस चीज को समझेंगे, प्रारंभिक सांद्रता और शेष सांद्रता का मतलब क्या है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, इधर ध्यान देना, एक अभिक्रिया R थी, रिएक्टेंट था, वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रारंभ में इसकी सांद्रता थी वो लगभग, जो अपन मान के चलते हैं कि 10 है। इसकी टोटल सांद्रता कितनी है, 10 है। टोटल सांद्रता कितनी है इस अभिक्रिया की, 10 है। लेकिन प्रारंभ में इस अभिक्रिया की जो सांद्रता थी वो 4 है। कितनी, 4। तो प्रारंभिक सांद्रता यानी R नोट तो कितना हो गया, 4, और बाकी जो शेष बच गई R वो कितना हो गया, 6। समझ गए बात। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये प्रारंभिक सांद्रता और शेष सांद्रता का मतलब समझ में आया। एक बार ये डेरिवेशन आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का या समाकलित वेग समीकरण के सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए, ये ऐसा का ऐसा आता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का। तो एक बार दोबारा सुन लो। एक सामान्य अभिक्रिया थी जिसका पहले अपन ने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाया, अभिक्रिया का वेग लिखा, माइनस dr/dt, माइनस क्यों आया, अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो अपन ये लिख दिया के नो, इसको समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आया जिसको अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहते हैं। किसी की भी पावर 0 इकाई माना जाता है, ये आ गया। अपन इसको बोलते हैं समीकरण 1 को अवकलित वेग समीकरण, इसको पुनर्विन्यासित करेंगे तो ये लिखा। अब अपन इसको समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद ये आया।
अब प्रारंभ में t बराबर 0 और r बराबर r नोट, इस t का r का मान अपन इस समीकरण 3 में रखा तो हमारे पास इस c का मान आ गया। इस c का मान आने के बाद में इस c का मान वापस समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। तो ये था हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब अपन इस शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात करेंगे कि सर इस शून्य कोटि अभिक्रिया का हम सूत्र या अपन बोल सकते हैं सर इस k की इकाई को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज क्या बताता हूं, उसका अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। तो अभी अपन सबसे पहला काम करेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के नियतांक का मान, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, लेकिन k का नियतांक कैसे निकालेंगे वो देखना। ये किसी भी प्रकार का अगर इसमें डाउट हो ना स्टूडेंट पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके के यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। वेग स्थिरांक का मात्रक देखते हैं कि क्या निकालेंगे अपन इसका, ठीक है। तो देखो मैं सीधा बता देता हूं, अपन क्या बोलते हैं के का मात्रक क्या होता है। अगर अपन के के मात्रक की बात करें तो क्या बोलते हो सर, मैंने बताया था आपको मोल होता है, लीटर होता है और हर के अंदर सेकेंड इनवर्स तो आता ही है। मोल के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस है, लीटर के अंदर क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। मोल के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस n, लीटर के अंदर क्या आ जाएगा n-1। अपन किसकी बात कर रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिसके लिए n का मान क्या हो जाएगा 0। तो अपन यहां पे k न लिखकर क्या लिखेंगे k नोट का मात्रक, और k नोट का मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास सर मोल 1 माइनस 0, लीटर 0-1, सेकेंड इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे k नोट का मात्रक बराबर क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आया क्या रे समझ में, कोई डाउट इसमें? क्या बोलता हूं, कितने स्टार 5 स्टार लगा लो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल की गणना। तो अब अपन बात करेंगे कि सर इसका अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको बेटा जी ये पता होना चाहिए कि अर्ध आयुकाल कहते किसे। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना। तो देखना क्या बोलते हैं अपन, इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अर्ध आयुकाल कहते किसे हैं। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि सर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते किसे हैं। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा सुनना कि सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय, क्या बोल रहा हूं, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। मतलब कि अर्ध आयुकाल होता है मतलब आधा समय, और सांद्रता कितनी होगी आधी, मतलब आधी अगर सांद्रता हुई उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है वही टाइम उसका क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाएगा। तो परिभाषा आपको अगर पूछ ली जाए तो क्या लिखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का या प्रारंभिक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। और इस अर्ध आयुकाल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t½ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या थी, k नोट बराबर r नोट माइनस r अपॉन t।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? है क्या रे किसी को कोई दिक्कत? नहीं है सर। क्यों होगी? कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब अपन बोल रहे हैं कि सर अभिक्रिया का आधा मतलब प्रारंभिक सांद्रता का, यानी जो उसकी सांद्रता थी उसका आधा, कौन सी सांद्रता? प्रारंभिक सांद्रता। तो अपन क्या बोल सकते हैं? T बराबर तो क्या हो जाएगा? T। हाँ। और सर ये जो सांद्रता थी, ये सांद्रता किसको? प्रारंभिक सांद्रता, यानी R का मान क्या हो जाएगा? आधा होने में, यानी R0/2। तो जब T हाफ और R0/2, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसके अर्ध आयुकाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अपन ये मान इसके अंदर रखें तो क्या आ जाएगा? T बराबर, यानी T हाफ बराबर क्या आ जाएगा? R0 माइनस ये भी क्या हो जाएगा? R0/2 अपोन में क्या आ जाएगा? K0। अब देखो यहां पे क्या आएगा बताता हूं। यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? T हाफ बराबर, ये एक था, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचता है। अरे आप ऐसे लिखते हो x माइनस x/2, तो क्या लिखते हो? अरे x माइनस x/2 लिखते हो तो इसका x/2 ही तो आएगा। तो अपन यहां पे R0 में से R0/2 जाएगा तो क्या बचेगा? R0/2 ही तो बचेगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? K0। तो ये जो T हाफ होगा क्या? R0/2 K0। ये क्या होगा? अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। कौन सी अभिक्रिया का? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल होगा। क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुन लेना। आपके क्वेश्चन आता है, अगर कंबाइन क्वेश्चन देता है तो ये देता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण तथा उसके अर्ध आयुकाल की गणना के सूत्र की व्युत्पन्न कीजिए। तो ये दोनों की करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं सर, ये समीकरण थी, इसको इधर भी लिख सकते हैं। T बराबर T हाफ, R बराबर R0/2 करेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे सर, इसका मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया सर। यही क्या है सर? अभी शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन एक बात और सीखते हैं यहाँ पे, इसका आलेखीय निरूपण करते हैं या ग्राफीय निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफीय निरूपण। और ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे वो देखना कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे। तो आपके सामने मैंने एक समीकरण लिखी थी, याद करो क्या समीकरण आई थी हमारे पास? एक समाकलित वेग समीकरण क्या आई थी? R बराबर क्या आया था? माइनस K0T प्लस R0। अरे आया था कि नहीं आया था? और हम एक सरल रेखा समीकरण जानते हैं, क्या होती है? कौन सी रेखा? सरल रेखा समीकरण क्या होती है? y बराबर mx प्लस c। ये m किसको रिप्रेजेंट करता है? ढाल को। ढाल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस प्रकार से अपन ये वो तो बोलते हैं। c किसको रिप्रेजेंट करता है? c रिप्रेजेंट करता है उसके जो अपन बोलते हैं ना, मतलब ग्राफ के अंदर जो अंतःखंड आता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? ये C रिप्रेजेंट करता है। और अक्ष क्या होता है? ये Y होता है, उसको Y एक्सिस पे लो, अक्ष होता है उसको अक्ष एक्सिस पे लो। तो इस समीकरण में आपको ये किस पे लेना है? Y एक्सिस पे, T किस पे? एक्सिस पे। ये माइनस K0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी ढाल को। और अंतःखंड क्या है इसका? ये R0। तो आप क्या करोगे सर? एक ग्राफ बनाते हैं, ये रहा सर। इधर मैं लिख देता हूं सर R, यानी ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर मैं लिख देता हूं सर T, जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? नो सर। क्या इस ग्राफ की ढाल पॉजिटिव होगी? नहीं सर। ऐसे होगी क्या? नहीं। क्या होगी सर? नेगेटिव होगी। और इस ग्राफ में कुछ अंतःखंड होगा जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ कुछ क्या आएगा? इस प्रकार से आएगा हमारे पास। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे R0 को, यानी अंतःखंड है तो R0 है। यहां पे इसकी ढाल क्या होगी? ढाल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। और ये
टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी ढाल क्या है सर, नेगेटिव। समझ गए इस चीज को। तो अपने को ये ग्राफ पता होना चाहिए। अब मैं आपसे ये बोल देता कि सर ये टी हाफ और आर नोट मतलब प्रारंभिक सांद्रता व समय के मध्य अर्ध आयुकाल के मध्य ग्राफ बनाइए, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, उसके समानुपाती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये लाइन आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी और आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये काम की भी है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया में शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपन ने देखा कि सर उसके केक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक। थर्ड अपन ने देखा कि सर इसका अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। फोर्थ बात की अपन ने क्या सर इसके ग्राफीय निरूपण की। अब नेक्स्ट बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। और शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं वो देखते हैं अपन कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों किस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि सर प्लेटिनम की सतह पर, किसकी सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लेटिनम की सतह पर उच्च दाब पर या उच्च दाब पर प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन। तो क्या लिख देंगे, पहला उदाहरण क्या है, पीटी की या NH3 का पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में विघटन। तो पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का विघटन। तो क्या होगा, और ये दाब क्या होगा, उच्च दाब होगा। जैसे मैं अगर बोलूं NH3 है, अगर अपन इसका विघटन करवाएं किसकी, पीटी की, और दाब क्या रहेगा, उच्च दाब, तो क्या बनेगा N2 + 3H2। ये क्या है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड अगर अपन बात करें, अपन बोलते हैं कि HI का स्वर्ण यानी AU उत्प्रेरक की उपस्थिति में उष्मीय विघटन, उष्मीय विघटन, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास HI किसकी उपस्थिति में, AU की उपस्थिति में, और क्या आ जाएगा H2 + I2। ठीक है, ये भी क्या है सर, ये भी हमारे पास एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। और अपन ये भी बोलते हैं कुछ एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं या कुछ एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाएं भी शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो अपन ने क्या बोला है, अपन ने यही बोला है कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। सबसे मेन परिभाषा आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप परिभाषा लिखोगे, उसके बाद में उसके समाकलित वेग समीकरण लिखोगे। समाकलित वेग समीकरण हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक स्टेप पहले आ गई एक स्टेप बाद में लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। फिर आपको इसका मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए किस प्रकार से निकला, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्यों न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे। फिर अपन बोलते हैं कि सर इस अभिक्रिया का हमें वेग स्थिरांक का मान यानी इकाई, वो आपके बोर्ड एग्जाम कंपटीशन एग्जाम कैसे भी लेके चलो, इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बोलते हैं कि सर इसका अर्धायुकाल, अर्धायुकाल क्या होता है, T हाफ बराबर R0/2K0। तो ये क्या होता है इसका अर्धायुकाल। फिर अपन बोलते हैं सर इसका आलेखी निरूपण और फिर इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपके कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप पूछ सकते हो। अब ये थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसी के साथ साथ जैसे अपन ये कर रहे हैं ना, एक वीडियो अपने हेलोजन व्युत्पन्न का डाल रहे हैं, तो कुछ बच्चे उसको ऐसे वो
देख रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ऐसे करवा रहे, तो बेटा वो भी पढ़ना जरूरी है साथ साथ। तो एक क्लास इसकी हो जाती है, एक क्लास उसकी, फिर नेक्स्ट डे एक क्लास इसकी, एक क्लास हेलोजन व्युत्पन्न की। तो ऐसे ही देखो, और आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और हाँ, इसके नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ओके, बाय।